अच्छा जी, फिर लास्ट स्टेज मतलब लास्ट स्टेज इसका क्या है? लास्ट स्टेप कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन में हमारे पास जो डेटा आया होता है तो उसी डेटा के बेस पर हम क्या करते हैं? फैसला करते हैं कि आया नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं या नल हाइपोथेसिस जो है ये फेल टू रिजेक्ट हो गया, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने में नाकाम हो गए। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ठीक हो गई और हमारी बात जो है ये गलत साबित हो गई। तो ये हम किसके बेस पर करते हैं? कंक्लूजन के बेस पर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देख के इसको समझे और गौर से इसको सुने। अगर इसको आप लोग समझ जाएंगे तो मसला जो है आपका हल हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया हुआ है तो ये सारा कुछ जो है आप इस एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं अगर आप इसको गौर से सुने तो। सॉरी, एग्जाम्पल में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में कहते हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट सफरिंग ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस हैड अ मीन एपीटीटी ऑफ 50 सेकेंड्स। ठीक है, एपीटीटी का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किसी पेशेंट का जो ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी है वो कितनी है, मतलब कितने सेकंड्स के अंदर अंदर उनकी ब्लड जो है वो क्लॉट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ तक एग्जाम्पल में कहते हैं कि हमने 30 पेशेंट पर मुश्तमिल एक सैंपल लिया है, तो आपके जो सैंपल साइज होगा वो क्या होगा? 30 होगा। ये अपने साथ डेटा लिखे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। फिर कहा गया है कि फ्रॉम डीप वेन थ्रोम्बोसिस हैड अ मीन एपीपीटी ऑफ 50 सेकेंड। ठीक है, इनका जो मीन एपीपीटी है वो क्या है? 50 सेकेंड है। 50 सेकेंड जी, सैंपल मीन जो है 50 सेकेंड है। इफ द मीन ऑफ स्टैंडर्ड, अच्छा जी, फिर क्या कहा है? इफ द मीन एपीटीटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन की बात हुई है तो मीन म्यूनोट की बात हुई है, पॉपुलेशन मीन की बात हुई है तो वो क्या है? 53 सेकेंड है। ये अपने साथ लिखे। ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा की बात हो रही है तो क्या है? 7 सेकेंड है। फिर क्या कहा है? देन यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा हमारे पास क्या है? 5% है। ठीक है, if the mean APPT in is this group different from that of general population, तो कहते हैं कि अगर हमारे पास इस ग्रुप का जो हमने पेशेंट लिए हुए हैं 30 पेशेंट, ठीक है, तो कहते हैं कि इन 30 पेशेंट का अगर मीन जो है, सैंपल मीन जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो। डिफरेंट से मुराद ये है कि ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है पॉपुलेशन मीन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डज द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट मीन एपीपीटी फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 53 सेकेंड। ठीक है, कहते हैं कि जो मीन एपीटीटी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट का, तो ये क्या है? मुख्तलिफ है पॉपुलेशन मीन से, 53 से ये मुख्तलिफ है। ठीक है, क्या ये डेटा जो है ये हमारे लिए काफ़ी है ये बात साबित करने के लिए कि हमारे पास जो 30 पेशेंट है इनका जो एपीटीटी टेस्ट की जो मीन वैल्यू आई है ये क्या है? मुख्तलिफ है 53 सेकेंड से। ठीक है, मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ से मुराद ये है कि ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो इस बात को हम क्या करेंगे? इस बात को हम साबित करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अब वो डेटा मुझे बताना है जो मैं आपसे अभी पूछूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस अपनी जो बात है उसको भी लिखेंगे और जो दूसरी बात है उसको भी लिखेंगे। हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से मुराद जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन में हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या लिखी गई है? वो ये लिखी गई है कि अच्छा जी, 1 पॉइंट यहाँ पर लिख दूंगा, सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, जबकि नल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि हमारे पास जो
सैंपल मीन है वो क्या है, वो इक्वल है किसके, पॉपुलेशन मीन के। सो आपको पता है ये आपके पास सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट कर ली है, जैसे कि हमने स्टेप्स पढ़े थे ना वो यूनिट इसके पार्ट 1 में, तो उसी स्टेप्स को अब हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमने हाइपोथेसिस लिख दी है। सो अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम, एक पहला काम तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरा नल हाइपोथेसिस, तीसरा काम अब हमने जी स्कोर फार्मूला लिखना है। जी स्कोर फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स बार मतलब सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पुटिंग करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। अच्छा जी, इसमें अब हम पुटिंग करेंगे, और जब फार्मूला आपको याद होगा ना तो हर एक चीज़ जो है आपके लिए पानी की तरह आसान होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे z, और x बार की जगह मतलब सैंपल मीन की जगह हम लिख देंगे क्या, 50 लिख देंगे, क्योंकि सैंपल मीन हमारे पास कितना था, 50 सेकेंड था, पॉपुलेशन हमारे साथ 53 सेकेंड था, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 7 के बराबर था, अंडर रूट पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन सैंपल साइज है वो हमारे साथ क्या है, 30 है, ठीक है। ये हमने कर लिया ना, यहाँ तक इसकी समझ आ गई क्या नहीं? जी सर। अच्छा जी, की है बस इसमें हमने। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। तो सबसे पहले आप इस तरह से करें कि आप जो है कैलकुलेटर निकाले, और 50 में से कैलकुलेटर निकाले, और कैलकुलेटर में जो है आप अंडर रूट 30 लिखे, तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आती है, अच्छा जी, चले छोड़े, पहले हम इस तरह से कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो z इज इक्वल टू 50 माइनस 53, तो यहाँ पर सर आ इसकी गया वैल्यू माइनस आती थ्री, है 5.477। माइनस थ्री आ गया, माइनस थ्री के बाद फिर 7 डिवाइडेड बाय 30 है, तो इसका क्या आता है अंडर रूट 30 का, सर एक सेकंड बताती हूँ। सर इसका अंडर रूट आया 5.477। अच्छा जी, तो 5.4 को हम नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 5.4 77 5.477, ठीक है, ये हमारे पास आ नीचे गया। ये डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, हाँ, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा जी, फाइव अब पॉइंट आप फोर ऐसा करें कि इस माइनस थ्री को 5.477 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बताएं। ये जी सर। 0.025 से -2.35 ये ज्यादा कम है क्या नहीं? सर जाहिर है माइनस वाली वैल्यू कम है। हाँ जी, तो ये ज़्यादा कम है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आई है ये किस जगह पर आई है, ये क्रिटिकल रीजन में आई है, जो ग्रीन एरिया आपके पास नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आई है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है आपके पास, तो मतलब लेफ्ट साइड पर आई है। अगर ये प्लस होता तो इसका मतलब ये होता कि ये हमारे पास राइट साइड पर आई होगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर प्लस लिखते, फिर माइनस नहीं लिखते। तो अब ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है जिसमें हमें बताया गया था कि एपीटीटी टेस्ट का जो टाइम है वो क्या है, 53 सेकेंड है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें बात बताई गई थी कि ये क्या है, 50 सेकेंड है। तो 50 सेकेंड वाली जो बात है वो ट्रू साबित हो गई, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाली बात है वो क्या हो गई, वो गलत साबित हो गई, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर लिखेंगे कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या सर हो ये जो जाएगी।
जी सर ये जो जी कैलकुलेटेड और जी टेबल ये जो लिखा हुआ है, तो हाँ जो हाँ हमारा आंसर अभी आया है वो हमारा टेबल वाला आया है। बिल्कुल टेबल वाला आया है। ठीक है, हमने मतलब उन्होंने कहा है कि जी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.025 है और हम्म, हमारी जो वैल्यू आई है वो उससे लेस देन है। हाँ वो 2.35 वैल्यू आई है। ठीक है सर। और हाँ जी, कैलकुलेटेड मतलब यही है कि ये हमें पता है कि ये जीरो पॉइंट ये जीरो हमने टू अभी फाइव जो है और यही कैलकुलेशन की रहेगी। उस कैलकुलेशन से हमारे पास 2.35 वैल्यू आ गई है। जी सर, ये तो मुझे पता है, ये तो हमने खुद निकाला है, ये हमारी वैल्यू है हाँ टेबल बिल्कुल। की। ठीक हाँ है। जी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हर क्वेश्चन में 0.025 ही आएगी। ये हर क्वेश्चन में 0.025 नहीं आएंगी, ये जब आपके पास टू टेल होंगी तो तब हर जगह पर 0.025 आएंगी, क्योंकि आपके और जब पास। सर वन टेल होगा तो फिर 0.05 आएगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, टू टेल में तो ये होगा ना, वो फिर डिवाइड हो जाएगी दोनों हाँ में। उसको फिर लेकिन हम जब वन अल्फा टेल होगा तो डिवाइडेड फिर बाई हम, 2 करेंगे ना। हाँ सर, अगर यही यही हमारे पास सेम क्वेश्चन होता और इसमें वन टेल की बात हुई होती तो हम जीरो सिर्फ पॉइंट जीरो टू 0.5 फाइव की को जगह लिखते। हम 0.05 लिखते हाँ और जी। उसको लेस लिखते और ये लिखते, तो फिर हमारा रिजेक्ट ना होता, फिर हमारा वो एक्सेप्ट होता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है हाँ सर। जी। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी गई है इसकी अब आप थोड़ी सी इसको देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो कैलकुलेटेड जी स्कोर वैल्यू है अगर ये हमारे पास ज़्यादा आती, ठीक है, इफ़ कैलकुलेटेड जी स्कोर इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड जी स्कोर, अगर टेबल में जो स्कोर है उससे ज़्यादा आती तो फिर हम क्या करते, फिर हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये हमारे साथ 53 से ज़्यादा आती, ठीक है, तो हम फिर क्या करते, रिजेक्ट करते, या जी कैलकुलेटेड जो है वो क्या है, लेस देन जी टेबुलेटेड, तो जाहिर बात है ये हमारे पास जी टेबुलेटेड जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे कम आई है, तो इस वजह से हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस से जो है 53 से अगर ज़्यादा आती वैल्यू हमारे पास, तो तब भी हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 53 मतलब इस रेंज में नहीं आई है, इस जगह से लेकर इस जगह तक इस रेंज में किसी भी पॉइंट पर इसके दरमियान में नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे कम है, तो इस वजह से हम जी जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। अच्छा जी, एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग समझे तो फिर आपको मज़ीद इसकी आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। कहते हैं कि सम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द स्टेटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2.35 है, फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, देखिए रिजेक्शन सर ये रीजन उसी में का आ रही, कंक्लूजन दिया हुआ है। क्या? सर ये उसी क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ दिया हुआ बिल्कुल। है ना, ये नहीं हाँ सैंपल। एक्सप्लेन कर रहा है, कंक्लूजन अब हम निकाल रहे हैं। जी सर। सो वी आर रिजेक्टिंग आवर नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, सफिशिएंट एविडेंस to conclude that mean APTT of deep vein thrombosis patient is different from 53। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद है ये बताने के लिए कि जो पेशेंट की जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस उनका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो 53 सेकेंड से क्या है, मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कंक्लूजन देना है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल को थोड़ा डिस्कस करता हूँ, इसको देखें। इस एग्जाम्पल में कहते हैं द मीन सीरम क्रिटिनिन लेवल मैयर इन 36 पेशेंट। तो यहाँ पर आपके पास एन क्या होगी, एन आपके पास 36 होगी, इसको अपने साथ लिखे। 24 आवर्स आफ्टर दे रिसीव अ न्यूली प्रोपोज एंटीबायोटिक्स was 1.2 milligram 1.2 milligram per dl। if the mean serum creatinine level in the general population is 1, अगर हमारे पास जनरल पॉपुलेशन में जो मीन क्रिटिनिन लेवल है मतलब म्यू नॉट जो है ये हमारे पास क्या हो, 1 हो, ठीक है,
एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 0.4 हो, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 0.4 हो, ठीक है। देन यूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल मतलब 5% इन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, ठीक है। इफ द मीन सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन, वही बात आपको दी गई है जैसे कि हमने पहले बताया था, ठीक है। 24 hours after they receive a newly proposed antibiotic। अच्छा जी, मीन सीरम क्रिएटिनिन लेवल मेजर इन 36 पेशेंट, सही है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन सारे वैल्यूज़ को अब पुटिंग करेंगे, वही मेथड है, सब कुछ जो है बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे कि हमने किया था। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको अब हम मेजर करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप मुझे एक मिनट, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अब वही मेथड करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल वही तरीका है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग चलेंगे तो आपको किसी चीज़ में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग हाइपोथेसिस के मुताबिक आप चलेंगे। तो जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जो है वो आपको उसमें क्या बात कही गई है, नल हाइपोथेसाइज वैल्यू जो आपको बताई गई है वो ये बताई गई है कि आपके पास जो सैंपल मीन है, जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, पॉपुलेशन मीन जो है वो किस चीज़ के बराबर है, म्यू नॉट जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 1 के बराबर है। जबकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसमें आपको क्या कहा गया है, उसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास जो सैंपल मीन है वो 1 के बराबर नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ ग्रेटर है 1 से, देट इज 1.2 है, ठीक है। तो इसको अब हमने क्या करना है, ये आपके पास 1 स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, तीसरा स्टेप आप लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है कि लेवल दोबारा से पुटिंग कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, एम म्यू नॉट इज इक्वल टू जो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, वो हमारे साथ किसके बराबर है, वो हमारे साथ बराबर है 1 के। जो दूसरा स्टेप है वो हमारे साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब सैंपल मीन इज इक्वल टू 1 पॉइंट किसके बराबर है, 1.2 के बराबर है। इसी तरह से जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपके पास क्या है, 5 है। तो 5 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 0.05, ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। सो ये सब कुछ सर आपने ये कर हमें 1 तो सर 1 की वैल्यू तो हमें दी हुई है कि हम्म 1 के इक्वल है, अभी ये 1.2 तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है ये दी गई है ना, वो एंटीबायोटिक सर, आपको कहाँ बताया गया है ना कि 1.2 मिलीग्राम पर DCL हमने पेशेंट को क्या किया है, एंटीबायोटिक उनको हमने दिया है। तो ये 1.2 ये आपके पास उस पेशेंट की जो एंटीबायोटिक है ये उसकी सैंपल मीन में आता है, ठीक है सर। ये वहाँ से हमने वो ये वैल्यू ली है। सो तीसरा काम आप लोगों ने जी स्कोर फार्मूला लिखना है, सैम्पल्स का जी स्कोर फार्मूला वो क्या है, एक्स बार माइनस पॉपुलेशन मीन, एक्स बार मीन सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इसमें पुटिंग करनी होगी, ठीक है, पुटिंग करनी होगी। सो पुटिंग करने के बाद जो है हमारे लिए काम इंतहाई आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक और काम भी करना चाहता हूँ, डायग्राम बनाना चाहता हूँ ताकि आपको काम जो है मज़ीद आसान हो जाए। सो ये मैंने डायग्राम बना दिया। आपको पता है कि हमारे पास टू टेल है, मतलब यहाँ पर हमें दी गई है कि वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है और या कम भी हो सकती है। सो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो अच्छा जी, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है क्या है,
0.05 है, तो 0.05 को जब हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएंगी 0.025 वैल्यू इससे आ जाएंगी। ठीक है, 0.025 इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी दोनों जगहों पर। अच्छा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास जो एरिया है आपको मैंने बताया है कि 1.96 के बराबर है। ये -1.96, ये +1.96। ठीक है, यहाँ पर जितना भी एरिया है इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है 95% है। मतलब यह है कि इसमें जितना भी हमारे पास डेटा आएगा, जितना भी हमारे पास इसमें डेटा आएगा तो वो 95% क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, और ये वाला जो दरमियान वाला एरिया जो है ना, ये आपके नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस की रेंज में एरिया इस रेंज में हमारे पास डेटा आ गया तो इसका मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस में जो बात की गई है वो ठीक होंगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर गलत साबित हो जाएंगी। और अगर इससे ज़्यादा या इससे कम रेंज में आया तो मतलब क्रिटिकल रीजन में आएगा, तो क्रिटिकल रीजन में आने के बाद नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सही है, समझ आ रही है मेरी बात की आप स्टूडेंट्स को? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर, वो पीछे वाले क्वेश्चन वाली बात हो रही है इधर भी। हाँ जी, बिल्कुल वही बात हो रही। तो x बार की जगह हम क्या लिखेंगे, 1.2 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है 0.4 है ना, जी 0.4 सर, लिख देंगे, 0.4। डिवाइडेड बाय √n 36 है, तो 6 6 36 आता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर कर लूँ मैं, इसको मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट करता हूँ। सो जी स्कोर इज इक्वल टू 1.2 से -1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। ठीक है, 1 आ जाएगी या 0.8 आएगी। 1.2 से -1 करूँ तो 0.8 आएगी। ठीक है, सर 0.4 0.2 आती है। क्या 0.2 आती है, अगर 1.2 से -1 करें तो। 0.2 आती है? जी सर। अच्छा जी, सॉरी मैं मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ तो इस वजह से 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट मतलब 0.2 आ गया, नीचे 0.4 अपनी जगह पर आ गया। और 36 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 6 36, तो इस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस 6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो जी स्कोर इज इक्वल टू 0.2 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे क्या आता है काइंडली आप लोग ज़रा मुझे बताएं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, 1.2। 1.2 आता है, और 1.2 को डिवाइड करें 0.4 पर, सर 3 आता है। 3 आता है। हाँ जी, 3 आता है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस थी, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, तो उसमें हमें क्या बताया गया था कि हमारे पास जो सैंपल मीन है, ठीक है, सैंपल मीन है वो क्या है, वो हमारे पास 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 3 आती है। तो इससे हमें क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो डेटा आया है तो वो क्रिटिकल रीजन में आया है। ठीक है, यहाँ पर इस साइड पर क्रिटिकल रीजन में आया है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में आया है राइट साइड की तरफ, क्योंकि ये हमारे साथ प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो राइट साइड पर आई है। 1 से ज़्यादा है, 1 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, वो हमारे साथ ट्रू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा और इससे आप लोगों ने वैल्यूज निकालने होंगे। समझ आ गई इसकी? अच्छा, कोई कंफ्यूजन है इसमें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये जो आपने ऊपर
एग्जाम्पल में जब हमने इनको वो किया ना, इनकी वैल्यूज निकाली हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है कि एम नॉट और एक्स की जो वैल्यू आपने पुट की है। हाँ जी, ये वाले मुझे इस दोबारा वाले से बताइए कि एग्जाम्पल में कैसे जो आपने की। जी जो सर। लास्ट वाले एग्जाम्पल के बात आप कर रही है। सर ये अभी 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 जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा जी, ये वाला सर एग्जाम्पल। ये देखिए, उन्होंने इधर बात की है हम्म कि सीरम 36 पेशेंट है, ये हमें समझ आ गई कि N36 है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। 24 ये उन्होंने हमें वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, न्यू बॉर्न बेबी ने रिसीव किया है, और 1.2 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से ये हमारे पास क्या है, ये पॉपुलेशन की सर कैसे ये मीन है। ये 1.2 की बात कर रही है आप। हाँ ये हाँ सर। पॉपुलेशन की बात नहीं है, और ये सैंपल की बात है, और ये सैंपल में को जो 36 पेशेंट हैं, तो हर पेशेंट को जो है 1.2 मिलीग्राम जो है ये उनको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। न्यूली प्रपोज एंटीबायोटिक वाज 1.2 मिलीग्राम पर DCL। सो 1.2 मतलब हर एक पेशेंट को दी जा रही है, तो ये 1.2 आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा, सैंपल मीन बन जाएगा। इसी तरह से फिर मजीद आपको बताया है कि इफ़ द मीन सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पर मेंशन हाँ किया गया है, तो इसका मीन हमारे पास क्या है, 1 है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 0.4 है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 0.05 है, मतलब 5 इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये डेटा ऑलरेडी आपको सैंपल एग्जाम्पल्स में जो है वो दिया गया है, जस्ट आपने इसको फार्मूला में पुट करने होंगे। ठीक है अब इसकी समझ आ गई आपको, कंफ्यूजन क्लियर हो गई क्या नहीं? सर। ये पूरी एक स्टेटमेंट दी हुई है, आगे उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये आपसे, उन्होंने हमें बता दिए कि हाँ हाँ, हाँ, इफ द मीन सीरम ये क्रिएटिनिन सारा लेवल इन सिनेरियो दिस उन्होंने ग्रुप, दिया है ना, आगे हाँ, हमने क्वेश्चन क्वेश्चन वो ये है, हमसे क्या पूछ क्वेश्चन रहे हैं ये कि है, हमें क्या देखिए, बताएं। क्वेश्चन में कहते हैं कि इफ द मीन सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जनरल पॉपुलेशन। क्वेश्चन यही है कि आया हमारे पास जो मीन सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, ये जनरल पॉपुलेशन की जो क्रिएटिनिन लेवल है उससे डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये मालूम करना है, क्योंकि मीन जो पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन है उनका जो मीन है वो तो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि उनका जो मीन क्रिएटिनिन लेवल है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल है उसका क्रिएटिनिन लेवल हमें 1.2 दिया गया है। तो कहते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया है कि 1.2 क्रिएटिनिन लेवल है, तो आया ये बात ठीक है या नहीं। तो इस बात को साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा जो कैलकुलेशन है वो करते हैं, और उस कैलकुलेशन से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बेस पर फिर हम फैसला करते हैं कि आया डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, तो सर अब हमने इससे ये रिजल्ट निकाला है कि ये डिफरेंट है। हाँ जी डिफरेंट है, हमें पता चल गया, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया जी स्कोर वो क्या था, 3 था। 3 तो ये ठीक हमारे है पास 1 से डिफरेंट है ना, 1 से मुख्तलिफ है ना। जी सर। तो इस वजह से जी हमें सर ऐसे ही है। पता चल गया कि ये डिफरेंट है, तो इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट सर नल ये हाइपोथेसिस। यही वाला क्वेश्चन अगर हमारे डिफरेंट है। देखिए एक ही अगर, ये एमसीक्यू हाँ, से हो गया। देखिए अगर मैं आपको बताऊं जनरली, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे वो लोग जो है इतने पागल नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको देंगे और आपको कहेंगे कि हमें इसमें डिफरेंस मालूम करके दे। वो आपसे सिर्फ ये चीज़ें पूछेंगे कि नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, और जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए थे, तो उन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है वो आप लोगों ने बताना होगा। सिर्फ ये एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि इतने ठीक पेशेंट है, है सर। इतने को हमने दिया है, इसका आप लोग जो है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मालूम करें कि कौन सी बात ठीक है। ये वाले एमसीक्यूज आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, अभी से मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जब इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है इसको सर। डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की समझ आ जाए कि किस तरह से आप लोगों ने इसको कंक्लूड करना है, इसको डिफाइन करना है। असल चीज़ क्या है एग्ज़ाम में आने के लिए, असल चीज़ एग्ज़ाम में आने के लिए मैं आपको प्योर प्योर चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, कि जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। एक तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से आपको जो है
इन डायग्राम्स का मतलब जो है आना चाहिए। ये डायग्राम आ सकते हैं, आपको कहेंगे कि इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो मतलब निकाले, ठीक है। या आपको कहेंगे कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, वन टेल है या टू टेल है। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे एग्जाम में। इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये वन टेल है, अगर वन टेल है तो ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, अगर डायरेक्शनल है तो अपर डायरेक्शनल है या लोअर डायरेक्शनल है। क्योंकि ये राइट साइड पर आ रहा है, ठीक है, तो ये अपर डायरेक्शनल होगा। इसी तरह से इसमें आपसे पूछ सकते हैं लोअर है, तो फिर आप लोअर डायरेक्शन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इसके साथ जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्या है, वो ये चीज़ें हैं। इसका मतलब आप लोग उन्हें क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया होगा, आपको कहेंगे कि इसका मतलब हमें बताएं। तो इसका मतलब ये है कि सैंपल मीन इज ग्रेटर या इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। नीचे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर देखें, सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। तो इस तरह से इसका मतलब है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है। बाकी ये बड़े बड़े एमसीक्यूज आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, पागल लोग होंगे वो अगर वो आपको इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं एग्जाम में। अगर पागल होंगे तो फिर आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, और अगर अपने सेंसेस में होंगे तो फिर यही एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। वालों के पास ना पेपर शॉर्ट हो गए हुए हैं, तो वो सिंगल पेपर पे ही पेपर बनाते हैं और स्टेटमेंट उनकी एक लाइन की होती है। एक लाइन की होती है, और इतने छोटे छोटे जालिमों ने लिखे होते हैं कि उसको नॉर्मल जो लोग होते हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ सकते। तो जो ऐनक वाले लोग होते हैं सर उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सर जब हक दे देते हैं इसलिए हम वापस ले लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल। सारे में से पास पेपर पेपर से तो नहीं। एमसीक्यूज अक्सर औकात आते हैं। इस बार जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, तो उनको मैंने जो पास पेपर दिए थे, तो सारे पेपर्स उनके पास पेपर से आए हुए थे, मतलब थोड़े बहुत जो है न्यू से आए हुए थे, और वो उन्होंने मेरे वो नोट से जो है वो कवर किए थे। तो वो रिजल्ट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे पोस्ट आ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी जीपीए मेरे जो अपने स्टूडेंट थे उन्होंने लिए हैं। तो मतलब ये है कि पास पेपर से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, नए नए एमसीक्यूज़ भी जो है वो ऐड करते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की किस्मत पर भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स की जो मेहनत है उस पर भी डिपेंड करता है।